चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बच्चों जानेंगे कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि पूरे चैप्टर को एक या सिर्फ 2 पार्ट में पूरा ख़त्म कर दूँ, ठीक है। बहुत एडिटिंग में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करूंगा इस बार। प्लीज़ बच्चों लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को, तो ज़रा ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज करो मुझे अभी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, सिर्फ चॉकलेट खानी है। क्या वो चॉकलेट यहाँ पे बनती है? तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे चॉकलेट नहीं बनती, तो चॉकलेट यहाँ पे कैसे आएगी? चॉकलेट मुझे दूसरी जगह प्रोड्यूस होगी, वहां से प्रोडक्शन होने के बाद में चॉकलेट मुझ तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचाई जाएगी। मैं चॉकलेट की डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चॉकलेट खाने की इच्छा रख रहा हूँ ना, तो ये डिमांड है। मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री है, वहां से सामान मेरे तक आ रहा है। ये करेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स वगैरह होंगे, वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज कितनी तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज करो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो पा रहे, यानी मूव नहीं हो पा रहे, तो उस माल का क्या फायदा? वो रखा रखा रह जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक हलवाई है जो जलेबी बना रहा है, उसने जलेबी बनाई लेकिन वो जलेबी बिक नहीं पाई, तो उससे कुछ फायदा हुआ? उसकी जलेबी खराब हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि वो जलेबी तुरंत के तुरंत बिक जाए, तब जाकर हमें लगेगा कि हाँ उसने कुछ पैसा कमाया या हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई। चलिए अब समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ही ये एक व्यक्ति को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाली सर्विस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग तरीके के साधनों का यानी अलग अलग तरीके के मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले की बात करें तो पहले लोग क्या करते थे? जानवरों की मदद से या इंसानों की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। आज हम पे 3 मोड है, जमीन से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और हवा से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जाते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो ट्रेड है, ट्रेड चाहता है कि एक जगह का सामान चॉकलेट मुझ तक पहुंच सके, चॉकलेट मुझ तक आ जाए, है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट इस चीज को क्या करता है? उसको फैसिलिटेट करने का काम करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं तुम्हारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दूंगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे लिमिटेड स्पेस होने के। जैसे हलवाई ने जलेबी बना ली थी लेकिन उसे मार्केट तक नहीं पहुंचा पाया, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ट्रेड के जितने भी बैरियर्स हैं उनको खत्म करने का काम करता है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंड होता जा रहा है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कनेक्टिविटी। अगर 2 स्पेस है, मान के चलो एक जगह है पॉइंट ए, एक जगह है पॉइंट बी, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए ताकि हम ए से बी तक आराम से पहुंच सकें, बी से ए पर आसानी से जा सकें, या ए से बी तक मैसेज आसानी से पहुंचा दें, बी से ए तक आसानी से मैसेज पहुंचा दें, इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ना। कनेक्टिविटी तो किस चीज पर डिपेंड करती है? 2 चीजों पर, एक ट्रांसपोर्ट और एक कम्युनिकेशन पर। चलिए अगर जितनी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उन 2 जगहों के बीच में ट्रेड भी उतना ज्यादा होगा, इंटरेक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो जो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज में थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो रेलवेज, वाटरवेज से हम एयरवेज एंड वाटरवेज से हम ओवरसीज भी कर सकते हैं। रोडवेज के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेलवे हो गया, बसेस हो गई, बाइक हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े शिप्स या कार्गोज होंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे। कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा? हमारे फोन हो गए, इंटरनेट सर्विसेज, व्हाट्सएप, ये सब कुछ हमारे लिए कनेक्टिविटी में कम्युनिकेशन का काम करेंगे। जितना ज्यादा डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होगा, यानी जितना ज्यादा कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, जितना एफिशिएंट, कम समय में कम कॉस्ट में आसानी से सामान को, लोगों को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, है ना, उतनी ही तेजी से उस जगह की इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है।
ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ट्रेड अगर बढ़ाना है तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना। देखिए करंट से रिलेट करते हैं, केस बेस्ड स्टडी आ सकती है। जो बजट आया है, बजट में कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा हाइक किया गया इस बार। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। इसके आधार पर ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक रोडवेज के बारे में। देखिए रोडवेज की बात करें तो इंडिया के पास देखें तो हमारे पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क में से, रोड नेटवर्क में से एक हमारे पास है। लगभग 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 2.3 मिलियन किलोमीटर का जो एरिया है उसमें हमारे पास रोडवेज अवेलेबल है। अगर हम रोडवेज की बात करते हैं, रोडवेज और रेलवेज ये दोनों लैंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं। रेलवे शुरुआत में थी, लेकिन रेलवे को प्रीसीड किसने कर दिया? रोडवेज ने। उसके क्या क्या कारण थे, ऐसा क्या रीजन थे कि हम रेलवे से निकलकर रोडवेज की तरफ आए? पहला, सस्ता पड़ता है। दूसरा रीजन, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा रीजन अगर हम यहाँ पे बात करें तो रोडवेज को अंडुलेटिंग प्लेन्स वगैरह पर डाला जा सकता है, यानी रेगिस्तान पर, माउंटेन्स वगैरह पर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रेलवेज को तो उसे नहीं चलाया जा सकता। अगले की बात करते हैं तो इसे अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है, ढलान बहुत ज़्यादा है या चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तब भी रोडवेज वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हम अगर ऐसी चीज़ों को भेजना चाहते हैं जो कि कम समय में पहुँच जाए, है ना, जल्दी से पहुँच जाए, तो उसके लिए भी रोडवेज ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ की बात करते हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बाकी दूसरे ट्रांसपोर्टेशंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब समझिएगा, मैंने यहाँ से कोई सामान भिजवाना है मुंबई, तो मैंने मुंबई भिजवाया ट्रेन से मुंबई पहुंच गया, लेकिन जो मेरे पर्टिकुलर रिलेटिव है उनके घर तक वो सामान कैसे जाएगा? क्या ट्रेन वहां तक जाती है? नहीं, वहां जाएगी रोडवेज। तो रोडवेज क्या करके बाकी दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस के मीन्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करती है। आते हैं रोड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव पर। तो अब समझते हैं बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी शेप जिसमें 4 लाइंस होती हैं, 4 एजेस होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझिए, सबसे ऊपर दिल्ली, ठीक है, एक ऊपर आ गया दिल्ली। फिर अगर हम देखें अपने वेस्ट की तरफ तो मुंबई, साउथ की तरफ तो चेन्नई और ईस्ट की तरफ तो कोलकाता। 4 हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिनको रोड फास्टेस्ट हाईवे से जोड़ने की कोशिश की गई या बनाया गया। इसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया, जिसके 4 टर्मिनल थे, ग्रेटर मुंबई या मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। इसके अलावा बेंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 6 लेन हाईवे है, 6 लेन सुपर हाईवे है। 6 लेन का मतलब होता है 6 सड़कें एक साथ है, यानी 3 इधर से आएंगे और 3 उधर को जाएंगे। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसको बनाया किसने है, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है और इसी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये मेगा सिटीज को कनेक्ट करने वाला मेन हाईवे है। इसके अलावा आते हैं दूसरे पर, तो वो है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं बेटा? ऐसे हाईवे, ऐसी मुख्य सड़कें जो स्टेट्स की कैपिटल और स्टेट्स के मेन शहरों को देश की कैपिटल से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। यानी वो मुख्य सड़कें जो हमारे इंपॉर्टेंट शहरों को दिल्ली से जोड़ देंगी वो हमारे नेशनल हाईवेज होंगे। अब नेशनल हाईवेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवेज किसने बनाए हैं? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब आप ये कहो सर ये NHAI ने क्यों नहीं बनाए, ये CPWD ने क्यों बनाए? देखो CPWD पहले मेन रोड बनाने का काम कर रहा था, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाया, एफिशिएंसी कम थी या बजट्स की प्रॉब्लम थी, तो NHAI एक अथॉरिटी बनाई गई जो कि नेशनल हाईवेज को बनाती है। तो सेंट्रल PWD के द्वारा ये नेशनल हाईवेज बनाए गए थे, ये पूरे देश में इवनली फैले हुए हैं। अब तीसरी तरीके की सड़कें पड़ते हैं बच्चों, वो हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं? ऐसी सड़कें जो स्टेट के इंपॉर्टेंट शहरों को या हम कहें डिस्ट्रिक्ट्स को मेन कैपिटल से यानी स्टेट की कैपिटल से जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। इन्हें कौन बनाता है? इन्हें बनाते हैं स्टेट PWD, यानी PWDs बनाने का काम करती हैं। अच्छा बच्चों, इसके आप एक और चीज समझिएगा, अभी हम जितनी भी सड़कों की बात कर रहे हैं ये सारी सड़कें पक्की सड़कें यानी मेटेलिक रोड्स कहलाती हैं, क्योंकि हर एक सीजन में यहाँ पर इन्हें आराम से इन पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया होता है, यानी इन पर वेदर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चौथी तरीके की सड़कें डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स किनको बोलते हैं? ऐसी सड़कें जो कि टाउन्स को डिस्ट्रिक्ट से, मेन डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं।
इन्हें कौन मेंटेन करता है? इन्हें जिला परिषद मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं दूसरी रोड्स के बारे में। इसके अलावा दूसरी रोड्स और कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो, ठीक है, ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऐसे रीजन जो बॉर्डर्स पर हैं, दूसरे देशों के साथ बॉर्डर पे हैं, वहाँ पर गांव है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुँचाना, उन लोगों तक बाकी सुविधाएं पहुँचाना, या वहाँ पर जो हमारी आर्मी है उस आर्मी तक फूड वेपन वगैरह की सप्लाई करने वाली जो मुख्य सड़कें होती हैं उनको हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। ये बॉर्डर रोड्स किसी भी देश के डिफेंस के लिए, उस देश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इन सड़कों को बनाने का काम ब्रो करता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है।